नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप जानते ही हैं एबीपी न्यूज पर मैं कार्यक्रम करता हूं, उसका नाम है सीधा सवाल। लेकिन एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सवाल सीधा आप करेंगे और जितना सीधा हो सकेगा उसका जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ये हमारी साप्ताहिक एक कोशिश, एक पेशकश होती है। तो आज जो सवाल आए हैं इंस्टाग्राम से, कमल मेवाड़ा, विशाल सोनी, प्रदीप कुमार और अन्नू मीणा का क्या सवाल है? देश में धर्म और मंदिर मस्जिद की राजनीति कब तक चलेगी? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही सीधा सवाल। और सीधा जवाब इसका यह है, कमल भाई, विशाल जी, प्रदीप जी, अन्नू, कि जब तक आप होने देंगे। राजनीति में, लोकतंत्र में, जमहूरियत में जनता जनार्दन कौन है? आप हैं। आप नेताओं को चुनते हैं, आप सरकार बनाते हैं, आपके लिए सरकार होती है, तो मुद्दे आप तय कर सकते हैं, या मैं कहूं कि आपको तय करने चाहिए। अगर आप धर्म और मंदिर मस्जिद पर वोट देंगे तो ये राजनीति चलती रहेगी। अगली बार भी कोई भी राजनीतिक दल कहेगा कि अरे इस मुद्दे पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हमें वोट दिया, हमारी सरकार बनवा दी, तो इस बार भी हम फिर से मंदिर मस्जिद करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। एक धर्म विशेष को, एक किसी समुदाय को हम रिझाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने और भिड़ाने की भी कोशिश करेंगे। तो जब तक आप ऐसे मुद्दों को तरजीह और तवज्जो देते रहेंगे, उन पर वोट देते रहेंगे, ये राजनीति होती रहेगी। उधर इंस्टाग्राम से ही प्रद्युमन शर्मा का सवाल है, भविष्य में यदि केंद्र में कांग्रेस या उत्तर प्रदेश में अन्य कोई राजनीतिक पार्टी की सरकार बनती है तो क्या मंदिर के नियमों और आदेशों में परिवर्तन कर सकती है? कर तो सकती है, लेकिन करेगी नहीं। दरअसल इस देश में आस्था का जो पुट है वो बहुत हावी होता है। नोबडी कैन टेक दैट रिस्क। कहने को संविधान हमारा ये कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्म बराबर हैं। हमारा अपना मतलब देश का कोई धर्म नहीं है, जैसे इस्लामिक मुल्क होते हैं, या नेपाल काफी समय तक एक हिंदू राष्ट्र था। हम किसी मजहब विशेष, धर्म विशेष वाले राष्ट्र नहीं है। लेकिन कानून की जहां तक बात है तो हमारा संविधान, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो अपने कानून, हमारा जो कानून, जो हमारा संविधान है, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए बहुत सारे सुरक्षा कवच भी पहनाए गए हैं। तो कानून में परिवर्तन तो हो सकता है, मुझे नहीं लगता कोई करने की हिमाकत करेगा। इंस्टाग्राम पर ही अशोक साहू का सवाल है, किसी प्रकार मायावती इंडिया में शामिल होती हैं तो क्या बीजेपी को हराया जा सकता है? ये आपकी विश लिस्ट है क्या? आप ऐसा चाहते हैं क्या अशोक साहू कि भाई मायावती भी आ जाएं तो समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी एक बड़ा गठबंधन, एक ताकतवर मजबूत गठबंधन के तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टक्कर होते हुए देता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल 15 जनवरी को अपने 68वें जन्मदिन पर मायावती ने जो साफ कर दिया है कि चुनाव तक कोई गठबंधन नहीं, वो अकेला ही चलेंगी। तो अभी फिलहाल के लिए राजनीति में संभव तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इंडिया खेमे में जाती हुई नहीं दिख रही हैं। ऊपर से ईडी की भी तलवार लटकी हुई है उनके खिलाफ, जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो आपकी ये विश लिस्ट क्या पूरी होगी? समय गवाही देगा। अब फेसबुक पर हैप्पी गुप्ता का सवाल है, आगामी लोकसभा चुनाव में धर्म साक्षेप हो चुकी राजनीति का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो पहला सवाल जो पूछा गया था, वही जवाब इस सवाल के लिए भी लागू होता है। तो मैं दरअसल इसे और ज्यादा विस्तार में चर्चा करने को बेमानी समझता हूं। अगर धर्म ही सब कुछ हो जाएगा, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मैसेस, पुरानी कहावत है, तो इसको थोड़ा संज्ञान में लीजिएगा। फेसबुक पर ही विवेक तिवारी सवाल पूछ रहे हैं, क्या भारत के राजनीतिक इतिहास में जातिवाद के ऊपर उठकर कोई पार्टी बना पाएगी सरकार? नहीं बनी है। ऐसा नहीं है कि हर बार जाति के हिसाब से ही
आपने वोट डाले हैं, जाति का प्रभाव पड़ता है। आप ही देखते हैं, फिर से जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जनता जनार्दन पर होती है कि भाई सांसदी के चुनाव हैं या विधायकी के, विधानसभा के चुनाव हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र या आपके लोकसभा क्षेत्र से अरे कौन सी जाति का खड़ा है, मेरी जाति का है तो मैं इसको वोट दे देता हूं। तो उसमें तो आम जनता, जनता जनार्दन की जिम्मेदारी है। और ये माइक्रो लेवल पर ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैक्रो लेवल पर, राष्ट्रीय पटल पर आप देखें 98 में, 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उसमें कोई जाति का पुट कोई ज्यादा हावी होता नहीं दिखा था। 2004 में जो सरकार बनी कांग्रेस की अगुवाई वाली, उसमें जाति तो कहीं थी नहीं, वहां चेहरा ही नहीं पेश किया गया था। किसी को मालूम ही नहीं था कि उस वक्त के जो यूपीए गठबंधन है उसका चेहरा कौन होगा। 2009 में भी यही हुआ। तो जाति की जो बात थी, ये बात ज्यादा हुई मंडल कमीशन, मंडल आयोग के लागू होने के बाद। 90 की दशक में हमने ये देखा, और 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का खुलासा कर दिया कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, तो पिछड़ी जातियों का लामबंद करने का जो एक्सपेरिमेंट था, जो ओबीसीआइजेशन, मंडलाइजेशन ऑफ बीजेपी हुई, तो उसके बाद जाति फिर से आगे बढ़ती दिख रही है। और अब विपक्ष की तरफ से खास नीतीश कुमार वो जातिगत जनगणना करके आरक्षण देकर मंडल 2.0 करते दिखाई दे रहे। फेसबुक पर ही संदीप शुक्ला का सवाल है, संवैधानिक तौर पर प्रधानमंत्री कैंडिडेट या सीएम कैंडिडेट पहले से अनाउंस करना कितना सही है? देखिए, संविधान में इस बात की कोई बाध्यता, कोई पाबंदी नहीं है कि प्रधानमंत्री का नाम पहले अनाउंस नहीं किया जा सकता या उम्मीदवार के तौर पर किसी चेहरे को सामने पेश नहीं किया जा सकता। ये बात आपकी सही है कि संविधान जो है वो कहता है कि हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यानी कि संसदीय प्रणाली है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म के चुनाव हो चुके हैं। भाई बीजेपी सबसे पूछती है ना विपक्ष से, आपका चेहरा कौन? हमारे पास तो नरेंद्र मोदी है। तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो जाता है। हमारा संविधान ये कहता है हम संसदीय प्रणाली है, और उसमें जो भी पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेकर उभरती है उसका संसदीय दल अपनों में से, अपने सांसदों में से या किसी बाहर वाले को भी, मनमोहन सिंह तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे, उसे अपने दल का नेता मान सकता है और वही प्रधानमंत्री बनेगा। ये संसदीय प्रणाली होती है, लेकिन संविधान ऐसा रोके ऐसी कोई पाबंदी कहीं नहीं है। अब फेसबुक पर अफसार हसन का सवाल, चंडीगढ़ मेयर चुनाव टलने की असल वजह क्या है? दिलचस्प चुनाव है आपका, ये सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा सवाल आपने पूछा है, लेकिन मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूं। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे मेयर के चुनाव में, मसीह साहब, उन्होंने कहा मेरी तबीयत नासाज हो गई, तो चुनाव टल गए। अब ऐसा हो सकता है भाई तबीयत असल में बिगड़ गई हो, लेकिन जो विपक्षी दल है, खास आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल हमारा जो गठबंधन बना है, इंडिया एक साथ जो लड़ाई लड़ता दिखाई दे रहा है चंडीगढ़ में, उससे बीजेपी की तबीयत खराब हो गई, और बीजेपी की तबीयत खराब ज्यादा ना हो इसलिए मसीह साहब की तबीयत खराब हो गई। अब वो अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और ये बड़ी खबर हो जाती बृहस्पतिवार की, लेकिन ये खबर ना बनकर एक विवाद में तब्दील हो गई। यूट्यूब पर अंकुश कुमार का सवाल है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों पर बंटवारा हो पाएगा? क्या कांग्रेस को मन मुताबिक सीटें मिलेंगी? बंटवारा लगभग तय हो गया है, डेटा कंप्लीट हो गया है, डेटा पर उनकी सहमति बन गई है। कांग्रेस अब 15 सीटों तक भी, ये मेरे पास पुख्ता जानकारी है और आने वाला वक्त इसकी तस्दीक करेगा, 15 तक सीटें मांग रही है। 12-13 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं, और इस बात को लेकर सहमति बन गई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। अब कुछ बड़े जो चेहरे, और ये हर चुनाव में होता है, कांग्रेस की तरफ से वो भी टिकट चाह रहे हैं, हल्के फुल्के पेंच इसमें बचे हुए हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा, उसका रास्ता साफ हो चुका है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। यूट्यूब पर अमित कुमार का सवाल है, लेट हो रही ट्रेन और फ्लाइट्स के पीछे क्या सिर्फ कोहरे की वजह है, या फिर हम तकनीकी तौर पर इस समस्या का सामना करने को तैयार नहीं हैं? सवाल अच्छा है, और
कोहरा तो वजह होती है, पर कोहरे में अब जैसे फ्लाइट्स की बात है, अब वहां पर टेक्निक है, वो तकनीक है हमारे पास, दुनिया में वो इजाद हो चुकी है कि कोहरे में भी फ्लाइट्स टेक ऑफ कर सकती हैं और लैंड भी कर सकती हैं। लेकिन उस तकनीक का, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या उसमें पारंगत हर पायलट नहीं होता। नॉट ऑल पायलट्स आर क्वालिफाइड टू फ्लाई इन अ फॉग। और यहीं इनके नंबर्स की कमी, ज्यादा पायलट्स नहीं है। तो लोग जो आजकल परेशान हो रहे हैं, एक खास प्राइवेट एयरलाइन का बहुत नाम आ रहा है, सुबह 7 बजे की फ्लाइट रात को 10:30 बजे वो चल पा रही है, उसके पीछे वजह है उपलब्धता ही नहीं है ट्रेंड पायलट्स की, जो फॉग में फ्लाइट को उड़ा सके या उसको लैंड कर सके। और इसी के चलते जो यात्रीगण हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक जनाब तो हनीमून के लिए जा रहे थे, इतनी डिले हो गई, थप्पड़ जड़ दिया, जो बिल्कुल गलत किया। पायलट के साथ ऐसी हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी, पर कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब यात्रियों के लिए ये पूरा प्रकरण बन चुका है। अब फेसबुक पर लतेश का सवाल है, ये आखिरी सवाल, कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कितना फायदा हो सकता है? देखिए, फायदा कांग्रेस को होगा या राहुल को होगा, सवाल में थोड़ा सा वर्गीकरण करने की जरूरत है। कुछ साल तक बीजेपी ने एक प्रोजेक्ट चलाया, अच्छी खासी सफलता भी मिली, राहुल गांधी के पप्पुआइजेशन का प्रोजेक्ट, कि राहुल गांधी को ये राजनीति में पारंगत नहीं है, ये माहिर नहीं है, ये परिपक्व नहीं है। तो भारत जोड़ो भाग 1 जो यात्रा थी, राहुल गांधी ने बहुत से लोगों का मन भी जीता कि अरे भाई, एक अकेला ये लड़का पैदल चले जा रहा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लोगों से मिल रहा है, उनके मन की बात सुन रहा है। तो भारत जोड़ो 2 जो है वो भी राहुल गांधी की छवि को और निखारेगी, ऐसा लगता है। और कांग्रेस के लिए दरअसल बड़ी चुनौती इस यात्रा में ये है कि कांग्रेस और बीजेपी में 2019 में लगभग 190 ऐसी सीटें थी जहां सीधी टक्कर थी, और उसमें 91% सीटें वो बीजेपी जीत गई। स्ट्राइक रेट बीजेपी का 91% था। ये हिंदी पट्टी यहां पर मैक्स कर दिया था, 25 की 25 राजस्थान में, 10 की 10 हरियाणा में, 26 की 26 गुजरात में, 29 में से 28 मध्य प्रदेश में, 11 में से 9 छत्तीसगढ़ में। इन इलाकों में, हरियाणा से तो नहीं जाएंगे राहुल गांधी, इन इलाकों से होकर गुजरेंगे, और यहां पर क्या वो ट्रैक्शन सीटों में भी तब्दील कर पाएंगे, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। ये आपके सीधे सवाल थे आज, और जितना सीधे तरीके से हो सका मैंने अपने जवाब देने की कोशिश की। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।